नमस्कार, सिटीलाइट में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर में कांग्रेस ने लॉ एंड ऑर्डर और बिजली की दरों को लेकर विधानसभा घेराव की कोशिश की। इस दौरान रायपुर के मेयर एजाज ढेबर की हरकत का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। आप भी देखिए। ये रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर हैं, लेकिन प्रदर्शन के दौरान इनके आचरण से ये लगता नहीं है कि एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं। दरअसल लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव किया, लेकिन इस दौरान एजाज ढेबर के रवैये ने उनके आचरण का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। चलिए आपको इस 8 सेकंड के वीडियो क्लिप के जरिए हर पहलू से रूबरू कराते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर प्रदर्शन करने निकले रायपुर के मेयर एजाज ढेबर प्रदर्शन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे पुलिस कर्मियों से ही भिड़ गए। सवाल ये है कि क्या कोई जिम्मेदार जनप्रतिनिधि पुलिस कर्मियों के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, उन्हें मुक्के मार सकता है? एजाज ढेबर जो रायपुर के महापौर हैं, क्या उन पर शहर के लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जिम्मेदारी नहीं है? और उस प्रदर्शन के दौरान जो पुलिसकर्मी वहां कानून व्यवस्था और सुरक्षा संभाल रहे थे, ऐसे पुलिसकर्मियों पर हाथ उठाकर मुक्का मारकर रायपुर के मेयर और कांग्रेस नेता एजाज ढेबर ने कौन सा उदाहरण पेश किया है? हम वीडियो के इस हिस्से को म्यूट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वीडियो के इसी हिस्से में एजाज ढेबर गाली गलौज करते दिख रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, गांधी की विचारधारा, शांति और अहिंसा का राग अलापने वाली कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता प्रदर्शन के दौरान इनमें से कितनी बातों को फॉलो करते हैं, या फिर ये सारी बातें केवल जुमला है? जिस पुलिस पर हम सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उनके खिलाफ रायपुर के मेयर और कांग्रेस के नेता एजाज ढेबर का ये बर्ताव कितना सही है, ये आप ही तय कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। ग्वालियर पुलिस ने लापता महिला प्रगति किरार का केस अब सुलझा लिया है। पुलिस को महिला की लाश मिली है। मामले में खुलासा हुआ कि उसके पति ने परिजनों के साथ मिलकर कत्ल करने के बाद लाश को जमीन में गाड़ दिया था। उसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाकर पुलिस को गुमराह भी किया। पुलिस के मुताबिक सोनू को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, इसलिए दोनों में अक्सर लड़ाई होती रहती थी। अब पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घर वाले अब भी फरार चल रहे हैं। सोनू उर्फ जनवेद किरार, उन्होंने बताया कि उनकी महिला उसके पिछले दिन मिसिंग है। महिला का हस्बैंड बिलौवा में एक होटल चलाते हैं। वो होटल के पीछे खेत में एक कुएं है। एक कुएं में जो बॉडी इन्होंने दफन किया था कि ये जो एविडेंस मिटाने में ये महिला का ससुर और इनका चचिया ससुर भी इन्वॉल्व है। वो दोनों अभी फरार है। तो इधर रायपुर में कारोबारी के ऑफिस के बाहर गोलीकांड मामले में हरियाणा से गिरफ्तार गैंगस्टर अमनदीप वाल्मीकि उर्फ अम्मू को रायपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। वहीं बाकी 2 अन्य आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बता दें कि 13 जुलाई को तेलीबांधा इलाके में कारोबारी के ऑफिस के बाहर शूटआउट मामले में अब तक अमन गैंग से जुड़े 6 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें 3 झारखंड से और 3 आरोपियों को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया था और रायपुर लाया गया था। गिरफ्तार आरोपी अमनदीप ने खुलासा करते हुए बताया कि पंजाब हरियाणा में पीए गैंग संचालित करता है। उसी को शूट आउट करने के लिए 1-1 लाख की सुपारी दी गई थी। फिलहाल अधिकारी पूरे मामले पर जल्दी खुलासा करेंगे। अमन साव गैंग के जो हरियाणा का सिरसा के अमनदीप का गैंग है, इसके साथ में इन दोनों के ये दोनों मिलकर पहले भी इस प्रकार के वारदात को अंजाम दे चुके हैं। इसमें अमनदीप की जो अरेस्टिंग हुई है, उससे पूछताछ के आधार पर इसकी पुष्टि हुई है। इसमें इस घटना को अंजाम देने वाले अलग अलग लोगों को अलग अलग धनराशि दी गई है, ऐसी अभी तक विवेचना में मालूम चला है। बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले के आरोप में जेल में बंद सभी आरोपियों की न्यायिक रिमांड बढ़ा दी गई है। पीएमएलए की विशेष कोर्ट में पेशी के बाद सभी आरोपियों की न्यायिक रिमांड 24 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। दरअसल जेल में बंद सौम्या चौरसिया, रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी और समीर बिश्नोई समेत अन्य आरोपियों की पिछले न्यायिक रिमांड खत्म हो गई थी और सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन पुलिस विधानसभा घेराव में व्यस्त होने के कारण जेल से कोर्ट नहीं ला पाई।
सभी आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। तो वहीं ग्वालियर में एनएसयूआई छात्र नेता ने शहर के नामी कॉलेज संचालक से खुद की जान को खतरा बताया है। छात्र नेता ने मामले की शिकायत एसपी से की है। सबूत बतौर फोन पर धमकी देने की ऑडियो क्लिपिंग दी गई है। दरअसल जीवाजी यूनिवर्सिटी संबद्धता फर्जीवाड़ा की शिकायत छात्र नेता वंश द्वारा किए जाने के बाद एसटीएफ ने 6 कॉलेज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एनएसयूआई छात्र नेता वंश के द्वारा लगातार इस मामले को लेकर आरटीआई और शिकायत के जरिए उठाया जा रहा है ताकि शिक्षा माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सके। वही शिकायत के बाद एएसपी शियाज केएम का कहना है कि शिकायतकर्ता को पूरी सुरक्षा दी जा रही है। प्रशांत सिंह परमार जी हैं, तो उनका ये कहना था कि मेरे कॉलेजों का जो तुम एसटीएफ बोल रहे हो, एसटीएफ ने कार्रवाई करी, उस पर आप कार्रवाई मत करो, और जो आपका पूरा एक कॉलेजों पे कार्रवाई कराने वाला मामला है उसको आप मतलब मत उठाओ, नहीं तो अगर तुम गलत करोगे, ये हमारे साथ अगर गलत होगा तो हम तुम्हारे साथ भी गलत करेंगे, हम तुम्हारे साथ बहुत गलत करेंगे, हम तो रोड पे ही है, तुम्हें भी रोड पे ला देंगे। इस तरीके के इन्होंने मेरे को धमकी दी है। एनएसयूआई के जो ऑफिस बेरर्स है उनके द्वारा बताया कि यहाँ पे कंप्लेंट्स वगैरह इधर दे रहे, उसी को लेके इनको एक पर्टिकुलर फ़ोन नंबर से एक व्यक्ति के नाम भी लिया है, प्रशांत परमार बोल के, उनके द्वारा थ्रेटन किया है। तो इन्होंने एक नंबर भी प्रेजेंट किया है, उसके अभी पुष्टि नहीं किया है, अब जांच में है। इधर रायपुर के कौशल्या विहार में हो रहे 10 से 12 घंटे के ब्लैकआउट से निपटने अधिकारी कोई स्थायी हल निकालने के बजाय देसी जुगाड़ से काम चला रहे हैं। जी आरडीए के कर्मचारी गैस सिलेंडर और बर्नर लेकर बिजली उपकरणों को सुखा रहे हैं, क्योंकि पानी गिरते ही इसमें फिर नमी आ जाती है और बिजली सप्लाई बंद हो जाती है। जायजा लिया है हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। 1000 करोड़ की लागत से बसाया गया कौशल्या विहार, जो कि पहले कमल विहार था, वहाँ पिछले एक हफ्ते से ब्लैकआउट की स्थिति बन रही है। 12-12 घंटे कॉलोनी में लाइट जारी है, कई सेक्टर्स अंधेरे में डूबे हुए हैं। बिजली का जानकारी है आपको? है ना भैया जानकारी। तो इसके बाद शेड होता तो बसता ही कि नहीं? वो सर लोग ज़्यादा बता पाएंगे ना। देखिए कोई जवाब दे रहे नहीं है, आपको दिखा दे। देखिए ऐसा सुखाने का काम चल रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और हर दिन यही हो रहा है। पानी गिरता है, पैनल भीगते हैं, और ये इस तरीके से जिसे सुखाने आते, जब तक ये पूरा पैनल सूखेगा नहीं, घरों में लाइट नहीं आएगी। एक स्थानीय निवासी हमें यहाँ मिले हैं। क्या स्थिति है कमल विहार में, अभी कैसे जीवन काट रहे हैं आप लोग? भैया बहुत ही बुरी स्थिति है, और बहुत ही मेहनत की पैसे से घर हमने यहाँ लिया था, और आज रोज़ यहाँ पे 10 से आज रात से ही लाइट गोल है, 11 बजे से लाइट नहीं है, घर में पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग मतलब जानवर से बुरी स्थिति जी रहे हैं। तो ना मोबाइल चार्ज कर पा रहे होंगे, तो पानी कैसे भर रहे? पीने वीने का क्या स्थिति है? पानी नहीं भर पा रहे हैं भैया, बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी सिटी से जाकर लेकर आया था मैं अपने घर के लिए, और बहुत परेशान है भैया। मतलब हम अपना दुख किसी से नहीं कह सकते। क्या सुनवाई नहीं हो रही क्या? अधिकारी तो ये बगल में आरडीए का ऑफिस है आपके कमल विहार में, कौशल्या विहार में, बार बगल में लगाते हैं। कुंजाम जी करके इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के हेड हैं, रश्मित भाटिया जी हैं, ये लोग हमें बार बार आश्वासन देते हैं, और रोज़ यही होता है, पानी भरता है, मॉइस्चर आता है, और फिर लाइट इसी तरह गोल हो जाता है। कितने दिन से कितने घंटे की लाइट जा रही है? ये हर साल की कहानी है भैया, और आज ये चीज़ जो है ना, आज 4 दिन से रेगुलर ये हो रहा है। कितने घंटे जा रही है? मिनिमम 8 से 10 घंटे जा रही है। सोचिए आप राजधानी में रह रहे हैं, किसी गांव खेड़े से बुरी हालत है, 10-10 घंटे के लिए लाइट जाना, और उस पर ये देसी जुगाड़। आप सोचिए कि 10,000 रुपये का शेड लगेगा तो शायद ये समस्या ख़त्म हो जाएगी, जो कि भाई साहब बताने को तैयार नहीं है। तो इस पर हम अधिकारियों से भी जवाब लेंगे। फिलहाल जानवरों से भी बुरी स्थिति में रह रहे हैं कौशल्या विहार के लोग, ये कह रहे हैं। हम लोगों से भी बातचीत करेंगे, लगातार इस खबर पे अधिकारियों के साथ साथ लोगों से भी अपडेट लेते रहेंगे। कैमरामैन धर्म साहब के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। चलिए यहाँ की स्थिति तो आपने देख ली, बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मॉनसून सत्र के तीसरे दिन नक्सल मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई है। प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने नक्सल वारदात में मारे गए आम लोगों, जेल में बंद आरोपियों और बरामद हथियार को लेकर तीखे सवाल किए। गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवाब में कहा कि बीते 6 महीने में प्रदेश में 273 नक्सली वारदात हुई हैं। इनमें 92 मुठभेड़, 171 नक्सली जिसमें मारे गए और 34 आम लोगों की मौत भी हुई।
गृह मंत्री ने बताया कि नक्सलियों ने 4 लोगों की हत्या जन अदालत लगाकर की, 5 लोगों की मौत आईडी ब्लास्ट में हुई, 24 लोगों को मुखबिरी के आरोप में मारा गया और एक शख्स की मौत नक्सल फायरिंग में हुई। नेता प्रतिपक्ष ने बरामद भरमार बंदूकों को लेकर सवाल किया कि क्या कभी विभाग ने इनकी जांच कराई है कि वो चलते भी हैं या नहीं। इस पर गृह मंत्री की आपत्ति पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 1995 में वो गृह मंत्री थे, तब भी भरमार बरामद नहीं होती थी, इसलिए शक है कि मारे गए आम लोगों के पास भरमार रखकर उन्हें नक्सली घोषित किया जाता है। चर्चा के दौरान पीडिया मुठभेड़ का मामला भी गूंजा। विक्रम मंडावी और कवासी लखमा ने आरोप लगाया कि तेंदुपत्ता तोड़ने गए आम लोगों से भरमार बरामद बताकर नक्सली बताया गया। इस पर गृह मंत्री ने कड़ा विरोध जताया। देश के इन 6 महीनों में 273 नक्सली घटनाएं हुई हैं। आपने कहा है कि 790 जेल में हैं अभी नक्सली लोग, 25 सजा प्राप्त हैं, 765 विचाराधीन है। मैं ये पूछ सकता हूं क्या कि कब से इनका प्रकरण विचाराधीन है? जो घटनाएं हुई हैं और जो मुठभेड़ हुई हैं उनकी संख्या 273 है और 92 घटनाएं ऐसी शामिल हैं जिसमें सुरक्षा बलों के बीच और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। 790 कुल जेल में है जिसमें 25 सजा प्राप्त है और 765 ये विचाराधीन है। अभी ये 30 जून 2024 की स्थिति में है, परंतु अब ये 765 इसी समय के हैं, पहले के हैं, कब से हैं, इंडिविजुअल की जानकारी आप कहेंगे मैं आपको उपलब्ध करा दूं। तो वहीं नक्सल क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवानों और अधिकारियों के लिए बड़ी खबर है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने सदन में कहा कि सरकार ट्रांसफर सिस्टम पर काम कर रही है। बहुत जल्द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार होगा और क्राइटेरिया पूरे करने वाले जवानों और अधिकारियों का नक्सल प्रभावित क्षेत्र से ट्रांसफर ऑटोमेटिकली होगा। इसके लिए किसी नेता, किसी अधिकारी के चक्कर नहीं काटने होंगे। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान विधायक सावित्री मंडावी ने यह मुद्दा उठाया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में एक अच्छी कार्य योजना इस पर और बन रही है। वो शीघ्र आपके यहाँ सामने आएगी, जिसमें जो योग्य हो जाएंगे वो ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। किसी नेता या किसी अधिकारी के दरवाजे जाकर खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी और उनका स्थानांतरण आदेश उनके घर पहुंच जाएगा। ये व्यवस्था की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर काफी हमलावर हुए। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने अपराधों के आंकड़े गिनाते हुए अपराधियों को पुलिस संरक्षण मिलने का आरोप लगाया है। वहीं पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि छत्तीसगढ़ में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। वहीं विधायक उमेश पटेल ने राज्य में पुलिस और खुफिया तंत्र फेल होने की बात कही है। इन सब आरोपों के जवाब देते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि कांग्रेस सरकार के साल 2021 में 9,130 घटनाएं घटी हैं, 2022 में 11,079 घटनाएं घटी हैं, 2023 में 9,361 घटनाएं हुई हैं। वहीं हमारी सरकार की 6 महीने में 9,037 घटनाएं हुई हैं। कांग्रेस सरकार में तो कोई कार्रवाई नहीं होती थी। बलौदाबाजार जैसी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसकी जांच की जा रही है, उसके बाद कार्रवाई भी होगी। मैं बताना चाहता हूं कि आपको ध्यान होगा, एक सदस्य हैं हमारे बीच में आज, ईश्वर साहू, उनके बेटे बीरेन साहू के साथ क्या हुआ था। आपको ध्यान होगा ये विषय। आपको यह भी ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में किस तरीके से सामूहिक नरसंहार की घटनाएं हुई थी। आपको यह भी ध्यान हो गया कि रायपुर में ही एक गंडासा लेकर एक युवक किस तरीके से एक नाबालिग लड़की को लेकर घूमता रहा था। मैं कितनी चीज़ें आप मेरे पास है जो आपको दिखाऊं और बताऊं इन सारे विषयों को। दिल का दर्द एक है, वो है बलौदाबाजार। वह बलौदाबाजार वो नहीं होना था, उस पर पूरी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु आपको निसंदेह ये मैं कहना चाहता हूं, ये आंकड़े उस दिन भी आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किए थे, आज सदन में भी प्रस्तुत करके सबके सामने बताया हूं। वहीं राज्य मंत्री तोखन साहू ने केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से महामाया मंदिर रतनपुर को प्रसाद योजना के तहत शामिल करने और कॉरिडोर बनाने की मांग की है। बिलासपुर के रतनपुर में महामाया मंदिर है, जो भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। प्रसाद योजना के तहत तीर्थयात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। फिलहाल केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है।
इधर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार पीएम स्वनिधि योजना में ऋण राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है। इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पर है। उन्होंने कोरोना के समय शुरू की गई इस योजना से लघु व्यवसायियों को अपने रोजगार के उन्नयन में प्रत्यक्ष सहायता मिलने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कैशबैक के रूप में 3 चरणों में क्रमशः 10,000, 20,000 और 50,000 की ऋण राशि दी जा रही है और आगे ऋण राशि चुकाने के बाद 1 लाख रुपए तक की राशि दिए जाने के सुझाव पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा। तो वहीं डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी मध्य प्रदेश की उपलब्धियां गिनवाई हैं। तो केंद्र सरकार के बजट के बाद मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विभागों को खर्च कम करने के निर्देश जारी किए हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने इसकी जानकारी दी है। कहा कि मध्य प्रदेश सरकार अपने खर्चे कम करेगी और राजस्व को बढ़ाने की दिशा में काम करेगी। तो वहीं इस पर कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में 15,000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व लीक है। जब तक सरकार इस दिशा में काम नहीं करेगी तब तक ना तो आय बढ़ेगी और ना खर्च कम होने वाले हैं। निर्देश हो गए हैं, अब उस पर कार्रवाई होगी और सारे विभाग जो हैं जितना भी इस प्रकार का रेवेन्यू हेड का जो बजट है उसको कितना कम कर सकते हैं उसकी रोड मैप बनाएंगे। मध्य प्रदेश में 15,000 करोड़ का रेवेन्यू लीकेज है एक्साइज डिपार्टमेंट में, माइनिंग डिपार्टमेंट में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। और जो रेवेन्यू लीकेज है इसको ये सरकार जब तक नहीं रोकेगी तब तक कर्जा ले लेके चलाते रहो अपना काम। यही कर रही है सरकार, पूरा इसका उधार का वैभव है। केंद्र सरकार के आम बजट में रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है। रेल मंत्री ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा राशि दी गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीए सरकार में मध्य प्रदेश को औसतन 632 करोड़ का रेल बजट मिलता था, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश को 14,738 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। रेल मंत्री ने मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए यह भी कहा कि यहां रेल प्रोजेक्ट्स के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस में सबसे ज्यादा तेजी दिखाई जा रही है। वहीं रेल मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ को भी इस बार रेल प्रोजेक्ट्स के लिए 6,922 करोड़ रुपयों का रिकॉर्ड आवंटन हुआ है। अश्विनी वैष्णव ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तारीफ करते हुए कहा कि वो रेल प्रोजेक्ट्स के लिए लगातार उनके संपर्क में रहते हैं। मध्य प्रदेश को इस बजट में काफ़ी मात्रा में राशि मिली है, लगभग 14,768 करोड़ रुपए। तो केंद्रीय आम बजट में रेलवे को मिले बजट पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को जानकारी साझा की। इस दौरान वे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के सभी रेलवे जोन से जुड़े और राज्यवार बजट की जानकारी उन्होंने दी और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 3.0 रेल विकास को लेकर देश में बड़ा काम करने जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छत्तीसगढ़ के रेल बजट का जिक्र करते हुए बताया कि इस बार छत्तीसगढ़ को 6,922 करोड़ का ऐतिहासिक बजट मिला है। इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ की रेल परियोजनाओं पर बात करते हुए स्टेशनों के कायाकल्प, जनरल कोच के मैन्युफैक्चरिंग की बात कही है। कांग्रेस के टाइम में केवल 311 करोड़ रुपए का एलोकेशन होता था छत्तीसगढ़ कांग्रेस के टाइम। मोदी जी ने इस वर्ष 6,922 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है, जो कि कांग्रेस समय के कंपैरिजन में 22 गुना ज्यादा है। 22 गुना। तो राज्य के लिए टोटल 6,922 करोड़ का अलॉटमेंट इस साल हुआ है और पूरे अगर मैं SECR जोन की बात करूं जिसमें हमारा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और थोड़ा पोर्शन उड़ीसा का भी शामिल है अपार्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़, ये करीब 7,860 करोड़ के आसपास टोटल अलॉटमेंट है।
खबर जबलपुर से है, जहां अग्निवीर योजना के समर्थन में पूर्व सैनिक उतर आए हैं। पूर्व सैनिकों ने देश की सुरक्षा और सेना की ताकत के लिए अग्निवीर योजना को मील का पत्थर बताया है। इसके साथ ही अग्निवीर योजना पर सियासत करने वालों को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला करार दिया है। भूतपूर्व सैनिक संघ के बैनर तले पत्रकारों से चर्चा करते हुए भारतीय सेना से सेवानिवृत्त मेजर जनरल निश्चय राउत ने कहा कि केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना से देश के युवाओं के साथ साथ देश के भी हित में काम हो रहा है। अग्निवीर की नौकरी करने के बाद और अनुभव प्राप्त करने के बाद अच्छा नागरिक बने, चाहे वो पॉलिटिक्स में जाए, चाहे किसी बिजनेस में जाए या कोई सरकारी या गैर सरकारी नौकरी प्राप्त करे, एक अच्छा नागरिक बनेगा। अग्निवीर स्कीम अभी 2 साल हुए हैं, लॉन्च हुए हैं। जब तक आप उसका रिजल्ट नहीं देख रहे हैं, 4 साल एक पहला साइकिल तो पूरा होने दीजिए, आप उसका रिजल्ट देखिए किस तरीके से वो यूथ को एब्जॉर्ब किया जा रहा है सिविल सोसाइटी में, कैसे वो अच्छा नागरिक बन करके आगे आपके सामने आ रहा है। जब तक आप उसको देखेंगे नहीं तो कैसे बता पाएंगे कॉफ़ी कड़वी है या मीठी है। बुधवार को इंदौर में पहली बार ड्रोन की मदद से मात्र 16 मिनट में महू तक ब्लड पहुंचाया गया है। ड्रोन ने इंदौर से महू तक करीब 25 किलोमीटर की दूरी मात्र 16 मिनट में तय की है, जबकि एम्बुलेंस को वहां तक पहुंचने में 1 घंटे का समय लग जाता है। ये नवाचार गंभीर मरीजों को तुरंत आकस्मिक चिकित्सा पहुंचाने में काफी मददगार हो सकता है। इंदौर मेडिकेयर हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर RK लाहोटी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पायलट प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन से स्वास्थ्य सेवाएं देने की योजना की शुरुआत बताई। तो वहीं चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर पार्थ लाहोटी ने इसे पिछड़े इलाकों में उपयोगी साबित होने वाला बताया है। जहां हमारा बड़ा ब्लड सेंटर है, ब्लड बैंक है, वहां से राहुल मेवाड़ा डॉक्टर का मेवाड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ गया था। ये बाय ड्रोन 16 मिनट में मर गया और हमने पायलट को पहुंचाया था एम्बुलेंस से, उसको 1 घंटा लगा था। नहीं, देर इज़ ए सॉफ्टवेयर और उससे पूरा कंट्रोल होता है यहाँ से महू तक का। तो सबसे पहले गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से हमने परमिशंस ली, जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया, पुलिस डिपार्टमेंट। उसके बाद एज वी गॉट द परमिशंस, नेक्स्ट डे हमने ट्रायल परफॉर्म करा। सो जो ड्रोन्स हम ला रहे हैं, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन्स है विच वी कैन एवर इमेजिन फॉर लॉजिस्टिकल एंड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स। तो अब करते हैं मौसम की बात। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश इतनी हुई कि बाढ़ के भी हालात बने हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। 4 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर कोरबा की है, जहां भारी बारिश से गांव का पानी SCCL केवरा खदान में भर गया। दूसरी तस्वीर है बलौदाबाजार की, भाटापारा की है, जहां पर नदी नाले उफान पर हैं और दर्जनों गाँव का जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया है। पूरी तरह से आवागमन बाधित है। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, जहां कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। इधर दुर्ग जिले में भी बाढ़ से कई इलाकों के गांवों में पानी भर गया है। लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तो चलिए अब जानते हैं मध्य प्रदेश के मौसम का हाल। तो मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, वहीं नालियां भी ओवरफ्लो हो चली हैं। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है मुरैना जिले के पोरसा शहर की, जहां घरों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। अस्पताल परिसर से लेकर पोरसा शहर की सड़कें जलमग्न हो गई। शहरवासियों के साथ अस्पताल में भर्ती मरीजों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए कटनी की, जहां लगातार बारिश के चलते कई नदी नाले और पुलिया की बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही आवागमन ना करने की लोगों से अपील की है। वहीं भारी बारिश से कटनी शहर भी जलमग्न हो गया है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन आगे देखिए आपके शहर आपके गांव की हर एक खबर। नमस्कार।